नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस 2021 के लिए जीएस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं। देखिए, इसी के साथ साथ यदि आपने हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल अभी तक यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री में जो पिक्चर्स रहेंगी वो मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड। इसी के साथ साथ आपको इस तरह के मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी में और स्थिरता आ सके। तो चलिए इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अकबर के शासनकाल से ये संबंधित थे। ग्वालियर के खिलाफ अभियान, तीर्थ यात्रा को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया, काबुल के खिलाफ अभियान। यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं तो इसमें हमें अकबर के शासनकाल से संबंधित इसको एक सही क्रम में लगाना है। जैसे आप देखेंगे कि जो ग्वालियर के खिलाफ अभियान था वो कब हुआ था, 1560 ईस्वी में। वहीं तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था कब, 1563 में। वहीं जजिया कर को समाप्त कब किया गया था, 1564 में। काबुल के खिलाफ अभियान कब लाया गया था, कब इसको हुआ था ये, 1581 ईस्वी में। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कुछ इस प्रकार से इसका सही क्रम हो जाता है। आइए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन उत्खनन स्थलों से संबंधित है। बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बीरभानपुर गुजरात, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। तो इसमें से गलत चुनना, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर क्यों होगा? देखिए, बीरभानपुर जो है वो गुजरात ना होकर यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की बात करा है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आज का, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन उत्खनन स्थल से सामुदायिक भोजन तैयार करने और दावत देने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसमें बुदिहल, पयमपल्ली, गुफकराल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बुदिहल जो है वो नवपाषाणकालीन उत्खनन स्थल से सामुदायिक भोजन तैयार करने और दावत देने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, बुदिहल की बात कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। ताम्रपाषाणकालीन लोग तांबे के कुशल विशेषज्ञ थे। वे पत्थर गलाने की कला जानते थे और पत्थर के अच्छे कारीगर भी थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि पहला ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वे पत्थर गलाने की कला नहीं जानते थे, बल्कि आप देखेंगे तांबा गलाने की कला जो है वो ये जानते थे। स्पष्ट हो रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तांबा लिखा हुआ है ये। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्रारंभिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें क्या है, पादरी गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बालाकोट हरियाणा, भिराना मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि ये गलत पूछ रहे हैं। तो भिराना के सामने आप देखेंगे यहाँ मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये प्रारंभिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों से संबंधित ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि आप देखेंगे हरियाणा होगा। यहाँ पर क्या होगा, हरियाणा होगा। तो यानी कि बाकी के ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। दैमाबाद, यहाँ उच्च कोटि का जौ पाया गया है। आलमगीरपुर, यहाँ पादप जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, घोड़े की हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष यहाँ मिले। अमरी, गैंडे के वास्तविक अवशेष यहाँ मिले हैं। तो गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो गलत कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? देखेंगे कि ये जो यहाँ उच्च कोटि के जो जौ प्राप्त हुए हैं ना, वो दैमाबाद से नहीं हुए बल्कि बनावली से हुए। कहाँ से,
से, बनावली से हुए। बाकी के ऑप्शन आपके क्या हैं, करेक्ट हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जरा। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। उत्तर हड़प्पा काल से ये संबंधित है। कब से, लेट हड़प्पा पीरियड की बात कर रहा है। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं आपको। मांडा उत्तर प्रदेश, सगोल हरियाणा, दौलतपुर जम्मू और हुलास पंजाब। तो इसमें इस कूट की सहायता से हमें इसका उत्तर निकालना होगा। समझिए कैसे। मांडा जो है इसका जो सूची 2 के आगे मिलान करें तो करेक्ट क्या होगा, ये जम्मू हो जाएगा। इसके बाद सगोल की यदि बात की जाए तो पंजाब, वहीं अगर दौलतपुर की बात की जाए तो हरियाणा, और लास्ट में हुलास कहाँ से संबंधित है ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस कूट का करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ शाखाएं और आपको एक तरफ वेद दिए गए हैं, ठीक है। सूची 1 सूची 2 है। कौतुम, ऋग्वेद, शाकाल शाखा, सामवेद, मैत्रेयानी, यजुर्वेद, पैपलाद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए कौतुम जो है वो सामवेद के आगे हम इसको इस तरह से देखेंगे। जो शाकाल शाखा है वो ऋग्वेद, वहीं मैत्रेयानी, यजुर्वेद और पैपलाद अर्थवेद। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। शाखाएं और वेद इस हिसाब से यहाँ पर क्या है, करेक्ट ये होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान, यानी कि न्यूज़पेपर और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की बात कर रहा है। जैसे आप देखेंगे वंदे मातरम का प्रकाशन का स्थान कहाँ क्या था, पेरिस था। सही सुमेलित की बात करें तो देखिए ये तो सही सुमेलित नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तलवार का यदि हम देखें तो यहाँ ये बर्लिन का प्रकाशन का इसका स्थान था, तो ये भी गलत हो गया। मतलब इसके सामने जो ये दिया गया है तो गलत है, इसलिए बाकी इसका सही क्या होगा वो इस तरह से होगा जैसे मैं ये बता रही हूँ। फ्री हिंदुस्तान की बात की जाए तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर का ही प्रकाशन इसका था, स्थान था वैंकूवर। गदर की यदि बात की जाए तो सेंट फ्रांसिस्को होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये सही हो गए, लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यदि कहा जाए तो ऑप्शन सी होगा। आइए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एका आंदोलन, वारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसका सही क्रम जानने से पहले इसका हम जो है इसका ईयर देखते हैं। जैसे एका आंदोलन कब से कब तक हुआ था, 1921 से 22 के बीच में हुआ था, ठीक है। वारदोली आंदोलन सत्याग्रह देखेंगे 1928 में हुआ था ये। खेड़ा सत्याग्रह 1918। वहीं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो अब देखिए इसका सही क्रम क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए बता रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो रही इस प्रश्न की बात। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो सभी एक जैसे आंदोलन दिया है और 3 आपको इस सत्याग्रह दिए गए हैं, इन आंदोलन और सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ठीक है। चलिए अब आप थोड़ी सी मेहनत करिए, हमें बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं अब हम। ईवी रामास्वामी नायकर ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नायर आंदोलन, जस्टिस पार्टी मूवमेंट, अरिविपुरम आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि ईवी रामास्वामी नायर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, आत्मसम्मान आंदोलन का। ये तो रही इस आंदोलन की बात। अब ये कब हुआ था, देखिए 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर, तमिलनाडु में हुआ था। स्पष्ट हो गया है। देखिए इसको क्लियर लिख देती हूँ यहाँ पर इस तरह से, तमिलनाडु, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने निष्काम कर्म मठ की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले और धोंडो केशव कर्वे, नारायण मल्हार जोशी, हृदयनाथ कुंजरू। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा ये, धोंडो केशव कर्वे जो है निष्काम कर्म मठ की स्थापना इन्होंने की थी। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं हम। चलिए देखिए बाकी देखिए इसको कैसे समझते हैं। ये तो पता चल गया निष्काम कर्मठ की स्थापना इन्होंने की थी। जैसे इसमें दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। वहीं यदि हम बात करें नारायण मल्हार जोशी की, तो इन्होंने की थी किस चीज़ की स्थापना की थी, देखिए इन्होंने की है, आपको देखेंगे कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। वहीं हृदयनाथ कुंजरू का यदि हम बात करें तो सेवा समिति की इन्होंने स्थापना की थी। इस तरह से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, रघुनाथ राव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी बम्बई में 1887 में ये हुई थी। कहाँ पर, बम्बई में 1887 में। और एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव जो है
यहाँ पर इसमें इससे संबंधित है, जबकि ये कह रहे हैं कि इससे संबंधित कौन है, आत्माराम पांडुरंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। दांडी मार्च, दीपावली घोषणा, गांधी इरविन समझौता, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं हम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसमें से हमें सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम लगाने के लिए पहले हमें इसका ईयर पता होना चाहिए। जैसे दांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दीपावली घोषणा आप देखेंगे 1929 को, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 1929 को। दांडी मार्च मैंने कब बताया, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुआ था शुरू। इसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 हो गया। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत 1933। तो इस प्रश्न के अनुसार जो ये कूट दिया गया है उसमें से सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा कांड, लॉर्ड इरविन, काकोरी ट्रेन डकैती, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जलियांवाला हत्याकांड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। कह रहा है कौन सा सही नहीं, तो इसमें बी गलत है। क्यों, देखेंगे जो हमारा काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उस समय पे भी कौन था वहाँ पर, लॉर्ड रीडिंग ही का शासनकाल था, लॉर्ड रीडिंग का ही था। तो बाकी के ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए गलत था। यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग ही होगा। चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। रामसर आर्द्रभूमि स्थल यानी कि रामसर वेटलैंड साइट्स के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात यानी कि खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है, जो है वो गलत विकल्प दिया गया है, जैसे ऑप्शन बी का दिया गया है। क्यों, आप देखेंगे जो ये थोल झील जो वन्यजीव अभ्यारण्य थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो ओडिशा में ना होकर कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। बाकी के ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र की बात करा है, तो इस प्रश्न का क्या होगा, आंध्र प्रदेश देखिए पुलिकट झील करेक्ट है ये। गोवा का आप देखेंगे चोराओ द्वीप जो है वो भी करेक्ट है। उड़ीसा गहिरमाथा भी करेक्ट है। गलत क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्यों, क्योंकि देखेंगे ये क्यों गलत है, देखिए जो लोथियन द्वीप है ना वो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना होकर कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या है आज का आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। एक तरफ टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ इनके स्टेट्स दिए गए। नामदफा असम, नामेरी अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, डंडेरी अंशी मध्य प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किस तरह से मिलान करना होगा। जैसे नामदफा देखेंगे टाइगर रिजर्व कहाँ किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। वहीं नामेरी की यदि बात की जाए तो असम से संबंधित है, और इंद्रावती की बात की जाए तो यहाँ पर सही विकल्प चूज करना, तो सही तो है इंद्रावती। और देखिए डंडेली अंशी जो है वो मध्य प्रदेश ना होकर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। क्लियर हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या समझ गए ना आप, ऑप्शन सी है, ये पूरी तरह से करेक्ट दिया गया है मैच यहाँ पर। आइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बेम्बनाड झील यानी कि बेम्बनाड लेक केरला, इसके बाद देखेंगे शिवाजी जो सागर लेक है वो महाराष्ट्र, इंदिरा सागर लेक जो है वो तमिलनाडु, और पैंगोंग जो लेक है वो लद्दाख दिया गया है। पूछ रहे हैं कौन से सही तरह से करेक्टली मैच नहीं है इसमें, तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी करेक्टली मैच नहीं है। ऐसा क्यों है, देखिए जो इंदिरा सागर झील है वो तमिलनाडु में ना होकर कहाँ है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। बाकी के ऑप्शन आपके क्या हैं, पूरी तरह से करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश अनपरा ताप विद्युत संयंत्र, महाराष्ट्र खापरखेड़ा ताप विद्युत संयंत्र, गुजरात उकाई ताप विद्युत संयंत्र, ओडिशा सीपत ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये देख लेते हैं अब हम। यहाँ पर देखिए ये तो पूरी तरह करेक्ट है, तीनों अभी पढ़ लिए हमने। उड़ीसा गलत है। क्यों, देखेंगे जो सीपत ताप विद्युत संयंत्र है ना आपका वो उड़ीसा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है ये आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। क्लियर हो रहा है ना। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट है, पूछा गलत था तो गलत आपका ये था। चलिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ये जो है स्पर्श नहीं करता है। तो देखेंगे बांग्लादेश की जो सीमा है उसको कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, असम, ये सब जो है वो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, और सिक्किम है वो नहीं करता है। आइए, कर्क रेखा भारत के चम्फाई शहर से होकर गुजरती है। चम्फाई शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम। तो किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी यानी कि मिजोरम में स्थित है। ठीक है,
क्या आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? आपको पता भी होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है हमारी, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? काराकुम मरुस्थल कजाकिस्तान, दश्त ए मार्को मरुस्थल ईरान, दश्त ए काबिर मरुस्थल अफगानिस्तान, तकला माकन मरुस्थल चीन की बात कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। आप देखते हैं कि इसमें ऑप्शन डी जो है तकला माकन मरुस्थल, वो चाइना सही सुमेलित है। ऊपर देखते हैं जो कारा मरुस्थल वो है कजाकिस्तान में ना होकर तुर्कमेनिस्तान में है। दश्त ए मार्गो मरुस्थल कहाँ है? आप देखेंगे अफगानिस्तान में है, जबकि दश्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में है, और ये तो सही है ही आपका। आइए आगे देखते हैं। अब हम निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। जैसे एक तरफ आपको स्टेट्स दिए गए, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं की बात करें, असम अंग्रेजी भाषा, केरल मलयालम भाषा, राजस्थान हिंदी भाषा, गोवा कोंकणी भाषा। पूछ रहे हैं गलत विकल्प कौन सा है इसमें, तो कौन सा गलत विकल्प है? असम, भाई वहाँ पर अंग्रेजी भाषा नहीं बल्कि असमिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी आधिकारिक भाषा क्या है असम की? असमिया भाषा, जबकि बाकी के ऑप्शन आपके पूरी तरह से करेक्ट है। समझ आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है आपको 2, ठीक है। बरेहिनी, यहाँ पर क्या दिया गया है? बरेही पानी जलप्रपात जो है वो उड़ीसा कह रहे हैं, कुंचिकल जलप्रपात मेघालय, थलियार जलप्रपात तमिलनाडु और नोहक लिकाई जलप्रपात कर्नाटक है। यहाँ पर कोड दिया गया है, आपको इसमें से हमें चूज करना है इसका सही मिलान कैसे क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा से संबंधित है, जबकि आप देखते हैं कुंचिकल जो जलप्रपात है वो कर्नाटक होगा इसका करेक्ट आंसर, और थलियार जलप्रपात तमिलनाडु, एंड देन नोहक लिकाई जलप्रपात क्या होगा इसके आगे? मेघालय होगा। तो इस हिसाब से इस कूट का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, ठीक है, दर्रा समझ रहे, पास की बात कर रहा है, कश्मीर और चीन को जोड़ता है। इससे भारत चीन और अफगानिस्तान सीमा के ट्रांजैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो मिंट का दर्रा, वनीहाल दर्रा, चांगला दर्रा, लौनगला दर्रा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई यानी कि मिंट का दर्रा। कपिला नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या तापी नदी? तो इसकी सहायक नदी क्या है? कावेरी नदी। कपिला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी यहाँ पर क्या है? फिर कपिला नदी की बात कर रहा है। बाकी के देख लीजिए, यहाँ पर पूरी तरह करेक्ट है आंसर। आइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर यानी कि माउंटेन पीक्स, एंड दूसरी तरफ इसके स्टेट दिए गए हैं। सोमेश्वर किला बिहार, करोहो पीक हरियाणा और पारसनाथ मध्य प्रदेश, डोडा बेटा तमिलनाडु। क्लियर हो रहा है? इस प्रश्न में पूछे कौन सा सही तरह से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही तरह से सुमेलित नहीं है। क्यों? ये जो यहाँ पर माउंट पीक है ना पारसनाथ, उसका जो राज्य है वो मध्य प्रदेश ना होकर यहाँ पर झारखंड होगा। करेक्ट आंसर इसका झारखंड है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए अब आप हमें बता सकते हैं कि जो हमारे दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। चलिए देखिए, इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे तो समग्र रूप से और साथ में आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर सही नहीं बल्कि हम देखेंगे यहाँ पर गलत विकल्प का एक्चुअली हमें चयन करना है। वो ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। मैकमोहन रेखा चीन और भारत, ये पूरी तरह करेक्ट है। रेड क्लिफ रेखा आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान की रेखा है, ये करेक्ट है। लेकिन डूरेंट जो रेखा है ना वो पाकिस्तान और चीन नहीं होगा बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा। तो क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाता है। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, आपका गलत पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। विटामिन, रॉबर्ट ब्राउन, संज्ञाहरण यानी कि एनेस्थीसिया, संज्ञाहरण देखिए इंग्लिश पढ़िए इसकी, एनेस्थीसिया की बात कर रहा है थॉमस ग्रीन मार्टर, और इसके बाद एस्पिरिन की बात की जाए तो कासिमिर फंग, और सेल मिकुलस की बात की जाए तो फेलिक्स हॉकमैन यहाँ पर दिया गया है। पूछ रहे हैं सही कौन सा है, तो आप देखेंगे इसमें सही जो है वो ऑप्शन बी है, यानी ये पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। बाकी के ऑप्शंस आपके गलत है, समझिए कैसे। देखिए विटामिन के आगे यहाँ पर क्या होना चाहिए? कासिमिर फंक की बात की गई है, जबकि एस्पिरिन के आगे क्या होना चाहिए? फेलिक्स हॉकमैन, और सेल न्यूक्लियस की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। केशवानंद भारती मामला मौलिक अधिकार मामले के रूप में जाना जाता है। इंदिरा साहनी मामला मंडल मामले में माना जाता है। किहोतो होलोहोन मामला दल बदल मामले के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 3 पूर्वोत्तर राज्य के उच्च न्यायालय वर्ष 2013 में स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। मणिपुर हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विषम की बात कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? देखेंगे ये 1975 का है। बाकी के देखेंगे जो 3 पूर्वोत्तर राज्यों की जो बात की, जो हाई कोर्ट है वर्ष 2013 में स्थापित किए, मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय, बाकी ये 1975 में स्थापित किया गया था। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है आज का, कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। किसका? इनकरेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है, राज्य और विधानसभा में सीटों की संख्या की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश 403, बिहार 234, महाराष्ट्र 288, 288 यानी कि पश्चिम बंगाल 294। तो इसमें गलत क्या है? बिहार में आप देखेंगे विधानसभा सीटों की 234 ना होकर कितनी है? 243 है। देखिए कैसे एक एक यहाँ पर न्यूमेरिक्स चेंज कर दिया गया है और कैसे इसका उत्तर बदल गया है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों को अपने एग्जाम्स के दौरान भी। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केवल संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है? तो संसद में प्रक्रिया के नियम, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, संसद में गणपूर्ति। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी के देखिए कैसे इसमें करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी है। अब आप बताइएगा कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था? क्लियर है, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचालन समिति की उन्होंने अध्यक्षता की थी। बाकी समितियों के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आइए क्या है बाकी समितियों के बारे में। जैसे देखेंगे कि संविधान, ये संघीय संविधान समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रांतीय संविधान समिति की अगर बात की जाए तो सरदार पटेल, प्रारूप समिति की बात की जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 के अंतर्गत कार्य, खान और ऊर्जा विभाग सौंपा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह और BN गाडगिल। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि VN गाडगिल होगा इस प्रश्न का उत्तर। बाकी समझ लेते हैं जो सदस्य उनके धारित विभाग कौन कौन से थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, वहीं देखते हैं कि सरदार बलदेव सिंह इसमें रक्षा, और BN गाडगिल का इनका जो विभाग था वो क्या था? कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग सौंपा गया था। स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से संविधान से क्या लिया गया है? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की बात यहाँ पर जो है वो ली गई है। अब बाकी का इसमें हम समझ क्या लेते हैं। आप हमें बताइए कि दक्षिण अफ्रीका हो गया, जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, इन तीनों संविधान देशों के संविधान से हमारे संविधान में क्या चीज़ ली गई है? ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ का प्रावधान जो हमारे संविधान में इससे लिया गया है, इनके संविधान से। समझ आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? बोडो, मैथिली, संथाली, इनमें से कोई नहीं? तो ये देखेंगे आप कि ये तो तीनों ही शामिल की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी के देख लेते हैं क्या करेक्ट है। जैसे 124 आर्टिकल में आप देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन की बात की गई। वहीं आपको देखेंगे आर्टिकल जो 126 है उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई। समझ गए ना? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की गई है। आर्टिकल 129 में क्या मेंशन किया गया है? हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय की बात की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है। स्पष्ट हो रहा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो गया था। आइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? भाग 9, भाग 9A, भाग 9B और भाग 10, यानी कि पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 10 की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि 9B में आपको सहकारी समितियों से संबंधित प्रोविजन देखेंगे। वहीं अगर पार्ट 9 की बात की जाए तो आपको पंचायतों से संबंधित देखेगा। पार्ट 9A की बात की जाए तो नगर पालिकाओं से, और पार्ट 10 की बात की जाए तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा। आइए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब और के शासनकाल में वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था? मुजफ्फर खान, आसफ खान, असद खान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि असद खान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर तमंचा शाही मुद्रा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जारी की गई थी? जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि धौलपुर से। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं इसको कालानुक्रम क्या होगा। पहले हम इसका ईयर देखते हैं। जैसे गाजीउद्दीन हैदर अली खां, इनका शासनकाल देखेंगे 1814 से 1827 तक का बताते हैं, ये होगा, ये करेक्ट है। यानी कि नसरुद्दीन हैदर की यदि बात की जाए तो 1827 से लेकर 1837 होगा। इसके बाद देखते हैं मोहम्मद अली शाह का शासनकाल 1837 से लेकर 1842 तक का है। और अमजद अली की बात की जाए तो 1842 से लेकर 1847 तक का इनका शासनकाल रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। धारा निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? गुजरात के चालुक्य, चेदी के कलचुरी, और इसके बाद मालवा के परमार, शाकंभरी के चहमान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए, गुजरात के चालुक्य की बात की जाए तो अहिनवाड़ इसकी राजधानी थी इस राजवंश की। वहीं आप देखते हैं कि चेदी के कलचुरी की जो राजवंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। शाकंभरी के चहमान की राजधानी अजमेर थी। और सी का तो आपको पता ही चल गया क्या थी। धारा निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? मालवा के परमार की। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है आज का हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किस विदेशी लेखक ने वर्धन काल का विस्तृत वर्णन दिया है? तो हेनसांग ने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया है। लक्कुडी का जैन मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित किया गया है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। पूछ रहे हैं कि गलत क्या होगा। इनमें से तो देखेंगे इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिलों और कश्मीर घाटी में फैला हुआ था? गांधार, अवंती, चेदी और बज्जी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गांधार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अहमदनगर राज्य को 1633 में ईस्वी में राज शाहजहां के राज्य में मिला लिया गया था? इमाद शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि निजाम शाही को राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। ह्वेनसांग भारत आने वाला पहला चीनी यात्री। सिंह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेश यात्री। ऑप्शन ए, बी मतलब दूसरा कह रहा है ठीक है या तीसरा ठीक होगा? मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बेसिकली? तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों है? देखिए पहला गलत क्यों है? देखिए भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री हेनसांग ना होकर कौन सा है? फाहियान है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक, जामा मस्जिद शाहजहां, बदायूं का जामा मस्जिद, इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। क्यों? देखिए बदायूं का जो जामा मस्जिद है वो इब्राहिम लोदी ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। वहीं देखते हैं तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। वहीं प्लासी का पहला युद्ध 1757 में हुआ था। तो इस प्रश्न के अनुसार सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो समितियों का गठन वर्ष 1988 में किया गया था? यानी कि 1988 की बात करा है। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति। देखिए इसको कौन सी दो समितियों का गठन 1988 में हुआ था, उसको देखने से पहले इनका ईयर समझना होगा। 1977 में इस समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति। इसके बाद जीवी के राव समिति 1985, एंड देन LM सिंघवी समिति 1986। इसके बाद थुंगन समिति 1988 एंड लास्ट गाडगिल समिति 1988। बोथ आर सेम। तो इसमें क्या हुआ हमारा? लास्ट के तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखेंगे ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि शेष कौन से अनुच्छेद में है, शेष कौन से जो अधिकार दिए गए वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वृक्ष आवरण की दृष्टि से पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक।
तो देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अकेले पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में देश का लगभग कितने प्रतिशत मैंग्रोव आवरण है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, 42 है। इसको ऐसे समझिए कितना है एग्जैक्टली, 41.74% है। ठीक है, क्लियर हो गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम कृषि आंकड़ों 2022 के अनुसार भारत के तीसरे सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य का नाम बताइए। असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। समझिए कैसे, यहाँ पर तीसरे सबसे बड़े बात करें तो तमिलनाडु का तो पहले दो से कौन है, असम पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आ जाता है। आइए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कृषि डेटा 2022 के अकॉर्डिंग भारत में मक्का के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। मक्का के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 इस्पात उत्पादक किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, टॉप 3 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर द लेटेस्ट मिनरल डाटा 2022। चलिए, चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है ये कह रहे हैं कि शीर्ष 3 इस्पात उत्पादक देशों में नहीं आते, जबकि ये तीनों ही उसमें आते हैं टॉप 3 में। आइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 76% उत्पादन करता है। गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा करता है 76% उत्पादन इसका। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी एंड SI यूनिट उसका दिया गया है। धारिता बेकरेल, प्रेरक तत्व हेनरी, चुंबकीय प्रभाव फेरेड, रेडियोधर्मिता बेवर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि ये पूरी तरह से करेक्ट मिलान है। धारिता आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, SI मात्रक इसका फेरेड होगा। चुंबकीय प्रभाव का यदि हम बात करें तो ये होगा आपका बेवर, और रेडियोधर्मिता की बात करें तो बेकरेल हो जाएगा। क्लियर है। ऑक्सीजन के बाद मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन ए यानी कि कार्बन पाया जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व क्या, सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। सबसे हल्का तत्व लिथियम। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जो कि गलत हो, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत दिया गया है। समझिए कैसे, सबसे हल्का तत्व लिथियम नहीं होता, बल्कि आप देखेंगे ये हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है। क्लियर है, बाकी के ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल्कोहल से ईथर के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पैलिडियम, क्यूप्रिक क्लोराइड और हॉट एल्यूमिना की बात की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी यानी कि हॉट एल्यूमिना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना। एक तरफ आपको मेटल, एक तरफ उसके और दिए गए हैं, अयस्क दिए गए हैं। टिन, कैसिटेराइट, सिल्वर, गैलेना, कॉपर, एजोराइट और जिंक, कैलामीन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो गलत कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। समझिए कैसे, देखिए ये जो सिल्वर है ना, ये जो गैलेना है उसका धातु सिल्वर ना होकर लेड होगा। क्या होगा, ये लेड होगा। बाकी के ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के साबुनों के निर्माण में रोगाणु रोधी एवं विसंक्रामक पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी कि इसमें एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट अगर सब्सटेंस की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे पारदर्शी साबुन, सौंदर्य साबुन, औषधीय साबुन, कपड़े धोने का साबुन। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मेडिकेटेड सोप की बात की गई है, करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग बिजली के स्विच के निर्माण में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीट्रेटाफ्लुओरोइथिलीन, इसके बाद बेकेलाइट और इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, पॉलीएलिथिन टेरेफ्लेथेट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि बेकेलाइट होगा। बिजली के स्विच निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, बेकेलाइट का। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप उसको इस तरह से समझते हैं जैसे जो आपका पहला दिया गया है ये किससे संबंधित है, रेनकोट से। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं दूसरा जो दिया गया वो किससे संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं ना उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका देखेंगे पॉलीएलिथिन जो टेरेफ्लेथेट है वो बॉटल बनाने के जो है इसका उपयोग किया जाता है बहुलक का। आगे बढ़ते हैं अब हम, देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस सह संयोजक यौगिक की ज्यामितीय आकृति
चतुष्फलकीय होती है? अमोनिया, एथिलीन, मीथेन और एसिटिलीन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग जर्मन सेना ब्रिटिश और कनाडाई सेना के विरुद्ध एक हथियार के रूप में किया था? डीडीटी, इसके बाद आप देखते हैं टीएनटी, आंसू गैस और मस्टर्ड गैस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि मस्टर्ड गैस। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। सतत विकास लक्ष्य संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड विद एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 जेंडर इक्वलिटी, एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी 3 जीरो हंगर, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन। तो इसमें पूछा गलत कौन सा है? तो गलत के लिए हमें पहले देखना होगा इसको अच्छे से। देखिए ऑप्शन सी जो है ना, जो एसडीजी 3 है, इसमें ये गलत दिया गया है। क्यों? ये देखेंगे जो शून्य जीरो हंगर जो है वो जो रिलेटेड इसका सब्जेक्ट है एसडीजी 2 में आता है, ना कि एसडीजी 3 में आता है। सॉरी, यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, इसको मैं और स्पष्ट कर देती हूँ। एसडीजी 3 में नहीं बल्कि ये किस में आता है? एसडीजी 2 के अंतर्गत आता है। अब आप बताइए कि एसडीजी 3 जो है वो किस एसडीजी 3 के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट आता है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात कर रहा है, 2021 शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। 21 जून बाल श्रम विरोधी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी विश्व दिवस, ये भी ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस बेसिकली यहाँ लिखा है, वर्ल्ड अर्थ डे की बात करता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे। 21 जून को देखिए ये बाल श्रम विरोधी दिवस नहीं मनाया जाता, बल्कि आप देखेंगे 12 जून को मनाया जाता है। स्पष्ट हो रहा है? तो बताइए 21 जून को फिर कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी बीता है तो अच्छे से पता भी होना चाहिए। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरियाणा जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक था? फतेहाबाद, मेवात, रेवाड़ी, सिरसा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मेवात। लिंगानुपात में सबसे अधिक है। मेवात हो गया, फिर आप देखेंगे फतेहाबाद हो जाता है, फिर रेवाड़ी आता है, फिर आपका लास्ट क्या आता है? सिरसा आता है। क्लियर है? हरियाणा जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? पंचकुला, अंबाला, गुड़गांव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती के लिए एक्सरे तकनीक विकसित की गई है। बम्बई, अहमदाबाद, जोधपुर, रुड़की। तो करेक्ट आंसर इस जोधपुर होगा। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डैश में 11वीं शताब्दी के भक्ति संत जो श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, किसकी बात कर रहा है? ध्यान दीजिए जरा इधर। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात कर रहा है, का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोयम्बटूर, कुंडालोर में किया गया। तो कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चयन करना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोका का आयोजन किया गया है। झरोका पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संस्कृति का उत्सव है। इस उत्सव के अंतर्गत पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार गलत क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि आप देखेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, झरोका का आयोजन किया गया है उसके द्वारा। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को स्वीकृति दे दी गई है। गुजरात के गांधीनगर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। देखिए क्यों, यहाँ पर क्या फिलअप करना होगा फिर हमें? यहाँ पर देखेंगे कि गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को और छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? देखिए इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस तरह के जो जैसे ऑपरेशन गंगा हो गया, इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो चर्चा में बने रहते हैं करंट में, उन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इस तरह
तरह के क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछे जाते रहे हैं आपके हरियाणा पीसीएस में, तो ऐसे प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। जिस तरह के हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं उनका उद्देश्य यही है, क्योंकि उसी तरह से आपके प्रश्न में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा गलतियों की संभावनाएं कम होती रहेंगी। तो उसी तरह से निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे और अपनी टेस्ट सीरीज को पूरी ऑनेस्टी के साथ लगाते रहे। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कार्बन बिजली परियोजना के लिए इतने करोड़ रुपए के निवेश को हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है? उधमपुर, श्रीनगर, किश्तवाड़ और अनंतनाग की बात की गई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? किश्तवाड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जिला गंगा समितियों की कार्य निष्पादन निगरानी प्रणाली के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसा क्यों है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में जिला गंगा समितियों का कार्य निष्पादन निगरानी प्रणाली के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गुजरात राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित माधवपुर घेड़ में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि पोरबंदर में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। करेक्ट आंसर है राजस्थान। देखिए, अब आप बता सकते हैं कि जो एल रूट सर्वर है ये क्या है बेसिकली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 हाल ही में डैश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ? राजस्थान, ये माफी चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डैश के शासनकाल के दौरान वर्तमान फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दिल्ली और आगरा के सूबा में समाहित था। तो अकबर होगा। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अकबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। हरियाणा राज्य के संदर्भ में राज्य के पशु काला हिरण, राज्य के पक्षी काला तीतर, राज्य के फूल पलाश, राज्य के पेड़ पीपल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से सी, क्योंकि राज्य के जो फूल है वो आपका पलाश नहीं बल्कि कमल होगा। यहाँ पर क्या होगा? कमल होगा। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है सबसे अधिक? ये आप देखेंगे यमुनानगर में है। आप देखते हैं अम्बाला में 400 है, करनाल में 395 है, कुरुक्षेत्र में 404 है और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 473 है। स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कपाल मोचन मेला, रोहतक, बलदेव छठ मेला, पलवल और चैत्र चौदस मेला, यमुनानगर, बाबा मस्तनाथ मेला, कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। बाकी के ऑप्शन देखिए गलत क्यों है? जैसे कपाल मोचन मेला जो है वो रोहतक में नहीं यमुनानगर में लगता है। चैत्र चौदस मेला यमुनानगर में नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र में लगता है। बाबा मस्तनाथ मेला आप देखेंगे कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि रोहतक होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी तो करेक्ट है ही आपका। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। शास्त्रीय नृत्य एक तरफ आपको प्रसिद्ध व्यक्ति दिए गए हैं। भरतनाट्यम, यहाँ पर क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम, कथक बिरजू महाराज, कथकली मुकुंद राजा, मोहिनीअट्टम अन्वेषा महंत। तो इस प्रश्न में पूछा है गलत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर गलत कौन सा है? ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य जो उसके प्रसिद्ध व्यक्ति अन्वेषा महंत नहीं होंगे, बल्कि सॉरी इसमें देखिए इस तरह से समझते हैं। जो अन्वेषा महंत प्रसिद्ध व्यक्ति है ना वो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि सत्रिया के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइए जितने भी ये क्लासिकल डांस दिए गए हैं ये किन किन राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये भी पता होना चाहिए हमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के लोक नृत्यों का चयन करें। गुग्गा, खोरिया, लूर, फाग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर चारों ही जो है वो आपके हरियाणा के लोक नृत्यों से संबंधित है, यानी कि हरियाणा के लोक नृत्य है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सही सुमेलित नहीं है? संगीत, वाद्य यंत्र तो प्रसिद्ध व्यक्ति। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सारंगी वाला ऑप्शन बी सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो हरिप्रसाद चौरसिया है उनका जो संगीत वाद्य यंत्र है वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सारंगी के लिए। जबकि सितार पंडित रविशंकर, वीणा एस बालाचंदर और संतूर तरुण भट्टाचार्य। आगे बढ़ते हैं अब हम। हरियाणा राज्य का नूंह जिला निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इनमें से कौन सा है जो स्पर्श करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बिहार नहीं है इसमें। देखिए अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है? हिसार, पानीपत, झज्जर, पलवल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हिसार हो जाएगा।
ठीक है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल। देखिए, वर्तमान में आप देखते हैं कि हरियाणा के 14 जिले जो है वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे करनाल हो गया, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी, पलवल, चरखी दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और इसके बाद आता है आपका रोहतक और नूंह। तो ये 14 के 14 मैंने आपको बता दिए ताकि अगर इनमें से कुछ आता है तो आपको याद रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित का सही विकल्प हमें चयन करना है। इधर फेमस साइट्स दिए गए, दूसरी तरफ इनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए, जैसे स्थल बोहर मठ, महेंद्रगढ़, पांडु पिंडारा, रोहतक, चार कुतुब दरगाह, हिसार, चोर गुंबद, जींद दिया गया है। देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो चार कुतुब दरगाह है ना, वो तो हिसार में ही है। ठीक है, बाकी आपको इसे समझना है कि जो स्थल बोहर मठ है वो रोहतक में है, पांडु पिंडारा है जींद में, चार कुतुब दरगाह हिसार में है और चोर गुंबद महेंद्रगढ़ में है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो आप देखेंगे इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रघुराजन समिति। बाकी की समितियों की यदि बात की जाए तो कुछ इस तरह से समझना होगा, जैसे दीपक पारेख समिति किससे संबंधित है? बुनियादी ढांचा क्षेत्र का वित्त पोषण, और रघुराम राजन समिति बता ही दिया है आपको अभी। इसके बाद देखते हैं जो केलकर समिति है वो कर संरचना में सुधार के लिए, और नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए जानी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूदा कीमतों पर डैश रुपए थी हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 के मौजूदा कीमतों पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार अर्थव्यवस्था में लगभग 30% का योगदान दिया था? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, निम्नलिखित में से या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कृषि क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार कितने लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को हर 2 वर्षों में एक बार मुफ्त बुनियादी स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 1.8 लाख रुपए की यहाँ पर बात की गई है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 वास्तविक में हरियाणा का प्रतिबद्ध व्यय हरियाणा की राजस्व प्राप्तियों का कितने प्रतिशत था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, 72% था। ठीक है, कैसे? देखिए, 2020-21 का जो वास्तविक में हरियाणा का प्रतिबद्ध जो आय है, जो व्यय है एक्चुअली, वो 48,750 करोड़ रुपए था, जो कि उसकी राजस्व प्राप्तियों का 72% था। क्लियर हो गया है? चलिए, इसी के साथ आप यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को जो है वो समाप्त करती हूँ। इसी तरह से लगातार हमारे चैनल पर बने रहें ताकि हर एक वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे और आप उसका सही समय पर अध्ययन कर सकें। चलिए, इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए।